आज हमारे साथ है प्रोफेसर संजय चौधरी। वे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं एवं डीन ऑफ स्टूडेंट्स हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के। वे साहित्य और संगीत में गहरी रुचि रखते हैं। वेलकम प्रोफेसर संजय चौधरी। थैंक यू बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो चलिए आज इस शाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मुझे सवाल है, सबसे पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ऑब्वियसली ये सवाल है कि सबसे पहले हम परिचय देते हैं ज़वेरचंद मेघाणी का, और जिसमें मुझे ज़्यादा रुचि है वो मुझे वो जानना है कि कैसे आप, क्योंकि आप भी लेखक हैं, मैं जानता हूँ आपको भी बहुत इंटरेस्ट है साहित्य में, तो जो मुझे जानना है कि आप ज़वेरचंद मेघाणी को कैसे जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने जिनको राष्ट्रीय शायर का पद या बिरुद दिया, ऐसे झवेरचंद कालिदास मेघाणी वो मेधावी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो साहित्यकार थे, लोक साहित्य के संशोधक थे, उत्तम वक्ता थे, उत्तम गायक थे, समाज सुधारक थे, संशोधक थे। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति मेघाणी जी, इन्होंने ये सब प्रतिभा कैसे हासिल करी। तो आप दोनों की बात सही है कि हमें युवाओं को ये जानना चाहिए कि झवेरचंद मेघाणी जी कौन थे। तो उनका जन्म जो हुआ वो 1896 में हुआ, चोटीला गांव में हुआ। इनके पिताजी पुलिस में काम करते थे। तो पुलिस में काम करते करते ये होता है कि उनको अलग अलग गांव में जाना पड़ता है, अलग अलग शहर में जाना पड़ता है। तो वो अलग अलग शहरों में, गांव में गए। और देखिए, बात ये हुआ कि इनका फायदा झवेरचंद जी को हुआ, क्योंकि आप बचपन से जब अलग अलग गांव, अलग अलग शहर में जाते हैं, अलग अलग जगह शिक्षा लेते हैं। और मेघाणी जी का तो सौभाग्य ये रहा कि उनके पिताजी इवन गिर जंगल में, वो पुलिस में थे तो जंगल में उनकी बदली होती है, तो वहां भी गए। तो ना उन्हें शहर का फायदा हुआ, गांव का फायदा हुआ, बट ये वन्य जीवन के नजदीक भी गए। तो ये उनको फायदा हुआ। फिर ये जब कॉलेज में थे तब क्या हुआ कि इनके मित्र थे कपिल भाई ठक्कर। उन्होंने मेघाणी जी का परिचय करवाया गांधी विचार के साथ। और आप दोनों को तो मालूम होगा कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने, उनके नेतृत्व के नीचे हमने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। तो गांधी जी के जो विचार थे, गांधी विचार, उनके द्वारा प्रेरित आंदोलन, और जिसको हम समाजवाद बोलते हैं, ये सब चीजों का प्रभाव मेघाणी जी पर खूब हुआ है। और बाद में क्या हुआ, जब ये थोड़े बड़े हुए तो उनके एक मित्र बने, वाजसूरवाड़ा। वाजसूरवाड़ा जो थे, उन्होंने मेघाणी जी का परिचय करवाया लोक साहित्य के साथ। तो वो मेघाणी जी को फिर गांव गांव ले गए। और ये जो दो चीज है, आप बोलिए कि एक है गांधी विचार का प्रभाव, और दूसरा वाजसूरवाला जी जो इनके परम मित्र थे, जो इनको गांव गांव ले गए। और ये दोनों के परिचय के कारण उनकी जो एक विचार है, विचार विचार जो बनी इनके अंदर साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, तो ये सब चीजों ने उनके व्यक्तित्व गढ़तर पे काफी गहरा असर किया है। अब ये इन्होंने क्या किया कि 1916 में फिर इन्होंने भावनगर की एक कॉलेज है, बहुत ही जानी पहचानी कॉलेज है, शामरदास कॉलेज। वहां पे उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, इंग्लिश और संस्कृत में। अब आप दोनों को ये और सब युवाओं को समझना चाहिए कि इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया इंग्लिश और संस्कृत में, और उन्होंने जो सर्जन किया, साहित्य सर्जन, वो किया गुजराती भाषा में। तो ये बहुत बड़ी बात है। होता ये है कि आदमी जब, या कोई भी इंसान अंग्रेजी या कोई भाषा में अभ्यास करता है, तो नॉर्मली उसी भाषा में ही अपना लिखान, अपना लिखना, या उनको जो अपना कंट्रीब्यूशन देना है उसी भाषा में करते हैं। मेघाणी जी उस विषय में हटके हैं। हमारे लिए शायद मोटिवेशनल है कि आप अंग्रेजी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, बट अपनी जो मातृभाषा है उसको आप कभी न भूलें। तो एक बहुत बड़ा विचार, और आज के ज़माने में जब हर जगह बात चल रही है कि हर एक को अपनी मातृभाषा भूलनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने किशन। तो एक बहुत बड़ा विचार उनके उनके जो कार्य क्षेत्र है वहीं से मिलता है। ये 1917 में कॉलेज उन्होंने पूरा किया। फिर वो नौकरी तो करनी है सबको, आजीविका चाहिए सबको। तो कलकत्ता गए ये। कलकत्ता में जीवनलाल एंड कंपनी थी
एल्यूमिनियम की कंपनी, वहाँ काम किया, 3 साल काम किया। और जब कंपनी में थे तो उनको एक काम मिला इंग्लैंड जाने का कंपनी की ओर से, तो इंग्लैंड भी गए। तो एक छोटी उम्र में आप सोचिएगा कि सौराष्ट्र के एक छोटे गांव में जिस जिस आदमी का जन्म हुआ, राइट, वो छोटी उम्र में वो कलकत्ता भी गए, कलकत्ता से इंग्लैंड भी गए, उनका परिचय बनता रहा। तो ये सब जो है व्यक्तित्व गढ़तर, जिसमें आप जैसे सब युवा लोग काफी रुचि रखते हैं, तो उनको व्यक्तित्व गढ़तर भी हुआ। फिर ये जब अपना कारोबार अच्छा कर रहे थे कलकत्ता में, तब उनको ये लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो शायद वो करने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया था, मैंने जन्म लिया था कोई और काम करने के लिए। तो उन्होंने अपने मित्र को लिखा, एक पत्र लिखा। पत्र लिखने का जो एक कारण था सबसे बड़ा ये था कि उनको अपने वतन के प्रति बहुत बड़ा लगाव हो गया था। तो उनको लगा कि वो जो भी करेंगे अपने वतन जाके करेंगे, और मित्र को पत्र लिखा। और पत्र में नॉर्मली हम नीचे सिग्नेचर करते हैं, तो उन्होंने लिखा लिखितन हूँ आऊ छूँ, मतलब कि मैं आ रहा हूँ। सुनिए इसका अर्थ कितना बहुत बड़ा है कि मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मतलब आदमी अपनी पहचान के लिए अपने वतन में वापस आ रहा है। आए, बगसरा करके गांव है, वहाँ वो स्थायी हुए। फिर बाजू में राणपुरा गांव है, वहाँ पर एक अखबार चलता था उस वक्त, सौराष्ट्र। आप लोगों को मालूम है गुजरात में ये जो विरमगाम से नीचे का जो विस्तार है पूरा, उसको हम सौराष्ट्र बोलते हैं। उसका दूसरा नाम भी है सोरठ, उसके कई और नाम है, बट वो वहाँ रहे। और सौराष्ट्र जो अखबार था उसके वो तंत्री बने। तो 1922 से 1935 तक वो तंत्री रहे। उन्होंने पत्रकारित्व से अपना कारोबार शुरू किया, कारकिर्दी शुरू करी। तो पत्रकार बने, कॉलम लिखते रहे, खूब लिखा है उन्होंने। आप उनके अपने जीवन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत लिखा है, पत्रकारिता में लिखा है, कॉलम लिखी है। और धीरे धीरे उनका झुकाव साहित्य के प्रति आता गया। तो झुकाव कैसे आया, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके मित्र हडाणा गांव के वात्सूरवाड़ा, उन्होंने उनका परिचय करवाया ग्राम्य संस्कृति के साथ। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ऐसे कभी उन्होंने भी बोला होगा कि चलो आज वहाँ गांव में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो गए, मिले, और वहीं से उनको कुछ ज़्यादा जो बोले मोटिवेशन मिला। और उससे उन्होंने क्या किया कि जो गांव में जो लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत संस्कृति की बातें हैं, जिसको हम लोक साहित्य बोलते हैं। तो लोक साहित्य में 2-3 चीज़ जो प्रमुख होती है, उसमें है एक लोकगीत, दूसरा है लोक वार्ता। तो लोकगीत मतलब आप लोगों को मालूम है, जैसे गरबा है, रास है गुजरात में, वो लोकगीत है, लोग गाते हैं। लोकगीत मतलब लोग उसको सदियों से गा रहे हैं। तो वो उसका जो है ना प्रसार ऐसे ही हो रहा है, वाणी से होता है, वाणी से हो रहा है, राइट। तो झवेरचंद मेघाणी जी को लगा कि लोगों के पास कितनी वार्ताएं हैं, लोक वार्ता है, कितने गीत हैं, ये सब चीज़ को मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। तो ये संशोधन उन्होंने शुरू किया। और सबसे बड़ा जो काम किया मेघाणी जी ने, वो ये है कि लोक साहित्य की जो बातें हैं उसको उन्होंने साहित्यिक स्वरूप में ढाला। अब आप दोनों पूछ सकते हैं कि ये सब क्या है चक्कर, लोक साहित्य और साहित्य। कोई भी साहित्य होता है, लोक साहित्य भी साहित्य, साहित्य भी साहित्य। तो छोटी चीज़ मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पर कि लोक साहित्य में क्या है, लोक बोली। जैसे आप सौराष्ट्र में जाओगे तो लोग अपनी लोक बोली में बात करेंगे, तो उस इलाके के लोग वो समझ पाएंगे। काफ़ी शब्द ऐसे होंगे जो उस इलाके के लोग समझ पाएंगे। वो शब्द को हम लोग अहमदाबाद में, उत्तर गुजरात में, दक्षिण गुजरात में शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मेघाणी जी ने ये किया कि जो लोकगीत, लोक वार्ता जो थी, उसको उन्होंने साहित्य के स्वरूप में डाला। जहाँ लगा वहाँ शब्द में उन्होंने चेंज किया, फेरफार किया। फेरफार इसलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सके। बहुत अच्छा बताया, पढ़ सके, समझ सके। और साहित्य में एक चीज़ मानी जाती है कि आपको जो भी लिखना है ना, उसमें कहीं पर जिसको बोले ना कि क्रिएटिविटी आनी चाहिए। जैसे आप कोई रिपोर्ट लिखते हो, राइट, रिपोर्ट लिखने की एक स्टाइल है, वो साहित्य नहीं है। आप कोई घटना बनती है जिसको देख के आपको एक पेन होता है दिल में कि मैंने ये घटना देखी है, जैसे कोई आदमी परेशान हो गया या किसी आदमी का मृत्यु हो गया,
या किसी आदमी के साथ अन्याय हुआ तो आप उससे बहुत अंदर से आप प्रभावित होते हैं, एक भावना जागृत एक होती है। भावना जागृत होती है। तो उसको रिपोर्ट में लिखने से अच्छा है कि आप उसके आधार पे पात्र निरूपण करो, उसका परिवेश बनाओ, उसके अनुरूप संवाद लिखो। तो ये सब जो बातें हैं वो मेघाणी जी ने करी। और जितना भी लोक साहित्य में जो खजाना जो गांव में था लोगों के पास, औरतों के पास, मेघाणी जी ने लिखा है कि उन्होंने वंदन किया है। एक्चुअली उनकी कई किताब है जो उन्होंने जो अर्पण करी है किताब, वो औरतों को की है। उन्होंने बताया है कि मैं जब गांव में गया तो ये सब औरतें पूरा दिन खेत में काम करती है, और मैं जब उनके पास गया तो वो एक के बाद एक गीत गाती गई, और गाती नहीं गई, फिर नृत्य किया, रास किया, गरबा किया। तो मेघाणी जी ने भी लिखा है कि वो भी उसमें जुड़ते गए, वो भी गाते थे। तो देखिए, आप सोचिए कि कितना बड़ा माहौल होगा जिन्होंने इनको बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित किया, और ये सब चीज़ों को धीरे धीरे ग्रंथस्थ किया। वो लिखते गए और एक के बाद इनकी एक किताबें आती गई। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि 1922 में जब ये आए बगसरा, कलकत्ता नौकरी छोड़ के, और दुखद ये है कि मेघाणी जी बहुत छोटी उम्र 1947 में उनका अवसान हो गया। तो उनकी जो 25 साल की जो कारकिर्दी बनी उसमें उन्होंने 100 जितनी किताबों का सर्जन किया। अब आप समझिए कि मेघाणी जी ने कितना विपुल सर्जन किया। जैसे कि आपने बताया कि स्त्रियों का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया, मतलब उनकी सुंदरता उनकी संस्कृति में ऐसा बोल सकते हैं हम जी। जैसे कि आपने बताया कि लोक साहित्य में उन्होंने बहुत समर्पित किया है, तो वैसे उनके बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत भी है। तो लोकगीतकार की तरह मेघाणी जी ने गुजराती साहित्य में क्या समर्पित किया है, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, नहीं तनिष्का, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहले क्या होता था कि गांव में चारण, भाट, गढ़वी, ये लोग जो है वो क्या करते हैं, मतलब कि गांव में वो गाते हैं। और हमारी लोक साहित्य की परंपरा है, जैसा भी किशन ने बताया, कि वो सदियों से आ रही है। तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। हमारी संस्कृति में जो भी हमारे पास खजाना है वो गाना गा के या रास गरबा करके वो रजू होता रहा है। तो मेघाणी जी ने ये किया कि ये भाट, चारण, गढ़वी, ये लोग तो लोक साहित्य का, जिसे बोले ना कि लोगों तक ले जाते थे। हाँ। मेघाणी जी ने ये किया कि ये जो लोक साहित्य है उनको उन्होंने साहित्य के स्वरूप में ढाला सबसे पहले। तो मैंने जो बताया आपको कि साहित्य की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जैसे शब्द को अनुचित भाषा देना या उसका संदर्भ देना, वो सब उन्होंने किया। किशन, आपको और तनिष्का, आप दोनों को आश्चर्य होगा, मैं खाली माहिती आपको बताऊं तो उन्होंने लोक संस्कृति के आधार पर सूरत तारा बहता पानी, सूरत मतलब सौराष्ट्र में बहुत नदियां हैं, तो इन नदियों में खूब पानी जा रहा है, राइट। तो सूरत तारा बहता पानी, उसके 5 वॉल्यूम उन्होंने किए। फिर एक है सोरठी बहारवटिया जो है उसके 3 भाग की रचना की। अब बहारवटिया जो है ना, आप दोनों को समझना चाहिए, बहारवटिया जो है वो डेकॉइट नहीं है, वो डाकू नहीं है। बहारवटिया ये लोग थे कि जिनको राज्य ने, उस टाइम तो आपको मालूम है राजाओं का शासन चलता था, तो कई सामान्य लोग को अन्याय भी होता था। तो ये लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, राजाओं के खिलाफ। तो उस टाइम बोला जाता था, ग्रामीण शब्द है कि बहारवटू, वो जो है ना कि अपने पर जो अन्याय हो रहा है उसका अन्याय का सामना करने के लिए, उसके लिए लड़त देने के लिए, आवाज उठाने के लिए वो बहारवटिया बनते थे। सोरठी बहारवटिया थे। उन्होंने सोरठी संतों के ऊपर लिखा है, सोरठ के 6 बहुत बड़े संत के बारे में सोरठी संत लिखा है। और आप दोनों को संगीत में बहुत दिलचस्पी है तो मैं एक चीज़ बताऊं कि रढ़ियाड़ी रात, जिसमें सब सौराष्ट्र के लोकगीतों का संग्रह है, वो 4 वॉल्यूम है। उसमें पूरे सौराष्ट्र के जितने भी लोकगीत हैं, मेघाणी जी ने उन लोकगीतों को स्त्री पुरुष से लिया और अपना साहित्यिक स्वरूप देके पुस्तक में उसका संचयन किया।
अभी एक फिल्म आई थी जिसमें उनका एक गीत जो किशन को मालूम है, मोर बनी थनगर नाट करे, वो जो गाना है आपको वो रटियाड़ी रात से जरूर मिलेगा। तो मेघानी जी ने ये नहीं बताया है कि ये मेरा सर्जन है, उन्होंने हमेशा जो क्रेडिट है वो उन लोगों को दी है कि जिन्होंने ये वर्बल कम्युनिकेशन की परंपरा को सदियों से जीवित रखा है। तो ये सब जो है वो लोक साहित्य का काम है। और आपको एक चीज़ बता दूँ आप दोनों को कि सौराष्ट्र में आप जब भी जाओगे तो आपको कई बार एक शब्द सुनने को मिलेगा डायरो। तो हमें पता नहीं चलता डायरो क्या चीज़ है। डायरो मतलब उसमें कलाकार आते हैं और ये लोक साहित्य की जो भी बातें हैं वो रजू करते हैं, वार्ता, गीत। और तुम दोनों को आश्चर्य होगा कि ऑडियंस में लोग होते हैं 10,000, 20,000, 50,000, और जब तक डायरा ख़त्म न हो, रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे एक्चुअली बंद करना पड़ता है, तो बंद तो होता ही नहीं है। तो ये आर्टिस्ट भी जो है वो एक के बाद एक अपनी कृतियाँ रजू करते हैं। तो लोक डायरा में आप जब भी जाओगे वहाँ जितनी भी आपको रचनाएं सुनने को मिलेगी, उसमें से मेजॉरिटी रचना जो है उसका जो संचयन किया है वो मेघानी जी ने किया है। इसलिए आप लोक साहित्य के जो भी कलाकार को मिलोगे वो बोलेंगे कि मेघानी जी का जो काम है वो लोक साहित्य के लिए इतना अमूल्य है। और वो हमेशा लोक डायरा में, कई बार लोक डायरा की शुरुआत में हमेशा बहुत सम्मान से मेघानी जी को याद करते हैं। मतलब मेघानी जी ने ऐसी चीज़ें संग्रह की है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जो एक चीज़ इसमें मुझे जिस चीज़ इसमें जो बहुत विशेष लगी वो, जैसे आपने बात की सोरठ ना बहता पानी, तो मेघानी जी सिर्फ सौराष्ट्र के लोगों से प्यार नहीं करते थे, वो एक हो गए थे सौराष्ट्र से। सिर्फ लोग ही नहीं, वो भूमि उनके लिए अच्छी थी, वो उस भूमि के साथ दोस्त थे। जी जी बिल्कुल। और आप दोनों ये भी याद करो कि उस वक्त ये आप देखिए समय जो है 1922 से शुरू करके उस टाइम गांव में कोई बस भी नहीं जाती थी, रास्ते भी नहीं थे, तो मेघानी जी चल के जाते थे। और किशन आपने एक बार मुझे बताया था कि शुक्र शनि रवि, क्योंकि ये तो पत्रकार थे, काम भी करते थे, तो सोमवार से गुरुवार तक अपनी ऑफिस में काम करते थे। शुक्र शनि रवि वो थैला लेके, अपना झोला लेके वो चले जाते थे गांव में, और वो अकेले जाते थे। देखिए आप इनका साहस भी देखिए, वो अकेले जाते थे, गांव में रहते थे। तो कई बार तो ये भी होता था कि कहीं गांव में गए तो गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, जिनके पास थोड़ा धन दौलत ज़्यादा है, वो बोलते थे कि मेघानी जी आप आइए हमारे घर में रहिए। बट मेघानी जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो उनके साथ ही रहूँगा जिनकी बात सुनने के लिए मैं आया हूँ। और उनके साथ ही हमेशा रहते थे, पूरी पूरी रात जागते थे, और दूसरे दिन सुबह होते ही अपना जो थैला है वो साथ में लेके वो निकल पड़ते थे। तो जब हम संशोधन बोलते हैं ना, तो आप दोनों समझिए, ये है संशोधन। वो जो रूट है, ग्रास रूट है साहित्य का, लोक साहित्य का जो ग्रास रूट है, उसके पास में गए वो। ये नहीं कि ऑफिस में बैठ के, या आज के ज़माने में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के सब कुछ वर्चुअली जानने की कोशिश करी। जहाँ जो ज्ञान था, जहाँ जो साहित्य था, जो लोक साहित्य था, उसके पास में गए वो। और उनको प्रेम था इस चीज़ से, क्योंकि जैसा आपने कहा वो सोम से गुरु काम करते थे, और फिर शुक्र शनि रवि वो जाके सारे गांव में। और तब गुजरात ऐसा नहीं था, तब पूरा सौराष्ट्र ऐसे 200 छोटे छोटे गांव में ऐसे बटा हुआ था। और इसके लिए आपको एक अंदर से रुचि चाहिए, आपको अंदर से एक प्रेम चाहिए जी। क्योंकि कोई भी आदमी सोम से गुरु काम करे, अपने घर का भी सब ध्यान रखना पड़ता है, पैसे कमाने हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी घर है, सब है। जी जी। लेकिन फिर भी उनको एक प्रेम था, उनको एक रुचि थी कि नहीं, मुझे जानना है सौराष्ट्र के लोगों से। नहीं सोचिए, और ये सब काम करने के लिए उनके कुटुंबीजन, परिवार के लोगों ने भी उनको कितना सहकार दिया होगा, तो हमें उनको भी याद करना चाहिए। माताजीने मुख जे दी थी, उड़ी एनी ऊंघ ते दी थी, शिवाजी ने नींद रुनावे, माताजी जी बाई झुलावे।
और सर मुझे एक और चीज़ के बारे में जानना था। आपने थोड़े थोड़े टाइम पहले आपने चारण की बात की कि चारण लोग वो सब थे सौराष्ट्र से, और उससे मुझे याद आया, जब मैं ઝવેરચંદ મેઘાણી जी के बारे में पढ़ रहा था ना, तो मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी जिसके बाद एक अलग से पूरा कह सकते हैं कि जॉनरे क्रिएट हुआ था साहित्य में, जिसे अब लोग चारण लिटरेचर ही कहते हैं, चारण साहित्य कहते हैं। और ये चीज़ मेरे लिए मुझे बहुत बहुत इंट्रिगिंग लगती है कभी कभी, क्योंकि अगर आपने पश्चिमी साहित्य को अगर आपने कभी पढ़ा हो, पश्चिमी साहित्य में फ्रांस काफ्का करके एक वो लेखक थे, उन्होंने कई रचनाएं की थी, और आज सदियों के बाद हम उसे याद करते हैं कि काफ्काएस्क वो साहित्य उसका उसे कहते हैं। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुझे हमेशा ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी है कि एक हमारे गुजरात में एक कवि एक लेखक थे, कवि थे, जिनके वजह से हमारे पास एक अलग पूरा साहित्य का एक सब जॉनरे है इसमें। और ऑब्वियसली अगर हम चारण साहित्य की बात करें और चारण कन्या की बात ना करें तो ऐसे नहीं बन सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप चारण कन्या के बारे में विशेष थोड़ी बात करें। तो चारण कन्या जो है इसका बैकग्राउंड इस तरह का है कि एक बार मेघाणी जी सासनगिर में कोई नेस में गए थे। नेस मतलब सौराष्ट्र में अगर आप गए हैं सासनगिर में तो वो शेर के लिए तो जाना पहचाना है सासनगिर, हाँ। बट वो जंगल के अंदर नेस है जहाँ मालधारी रहते हैं। तो मालधारी मतलब उनके पास भैंस होती है, और आपको तो मालूम है कि शेर कोई भी भैंस को खा सकता है क्योंकि उसका खुराक वही है। हाँ। अब ये जो मालधारी होता है उनका काम है शेर से भैंस को बचाना। तो हुआ ये कि उनका जो नेस मतलब कि जहाँ ये रहते हैं, जहाँ भैंस भी है, बाल बच्चे हैं, उनका पूरा परिवार वहाँ रहता है। तो ऐसी जगह पे मेघाणी जी बैठे थे, अपने संशोधन के लिए गए थे, और अचानक कुछ आवाज़ आई कि फिर पता चला कि शेर आया है। तो वो जो नेस था उसमें एक छोटी कन्या थी, बहुत छोटी कन्या। तो उसको पता चला कि कोई शेर आया है और वो भैंस को खाने की तैयारी में है। तो एक लाठी लेके, खाली एक आप समझिए एक छोटी कन्या वो लाठी लेके वो शेर के सामने दौड़ गई और जाके सामने खड़ी हो गई, और उसने बोलते हैं जैसे ललकारा, शेर को ललकारा, और उसने इस तरह से सामने बोला, शेर के सामने बोला। वो देख के मेघाणी जी इतने प्रभावित हो गए कि मालधारी कुटुंब में एक छोटी कन्या अगर शेर के सामने आ सकती है, वो भी कोई शस्त्र लेके नहीं, वो लाठी लेके, तो वो दृश्य देख के मेघाणी जी इतने प्रभावित हो गए, चारण कन्या लिखी। मैं ज़रूर अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम में कभी भी आप दोनों गान करो या अपने मित्रों से गान करवाइएगा चारण कन्या का। हाँ। और जो भी चारण कन्या कविता सुनता है उसको एक अलग प्रकार की जोश अलग प्रकार का जोश जागता है। उसको सुनते ही रूह कांपने लगती है। यस। उभो रे जे त्राड़ पड़ी के उभो रे जे त्राड़ पड़ी के उभो रे जे त्राड़ पड़ी के उभो रे जे गिरना कुत्ता उभो रे जे पेट भरा तू उभो रे जे भूख मरा तू उभो रे जे मेघाणी जी उनको अपने आप को पहाड़નું बालक बुलाते थे, उपनाम दिया था सन ऑफ माउंटेन्स। तो सर ऐसा क्यों सन ऑफ माउंटेन्स? नहीं, अच्छा सवाल है। मेरे को बहुत इंट्रीग कर रहा है। देखिए, मैंने पहले बताया कि मेघाणी जी का जो जन्म हुआ वो गांव में हुआ, चोटीला। अगर आप यहाँ से राजकोट जाते हो तो बीच में एक चोटीला नामक एक छोटा सा पर्वत आता है। तो उनका जन्म ऐसी जगह पे हुआ। फिर मैंने बताया कि इनके पिताजी पुलिस में थे, तो वो गांव-गांव जाते थे, शहर जाते थे, गिर जंगल में जाते थे। वो जहाँ रहते थे बगसरा से गिरनार, अगर आप लोगों ने गिरनार पर्वत देखा हो, हाँ। तो गिरनार पर्वत देख के तो मुझे भी आज के दिन में एक सेंसेशन हो जाता है। मुझे तो जब भी फुर्सत मिलती है मैं चाहता हूँ कि मैं गिरनार पर्वत पे जाऊँ और वहाँ जाके एक आनंद लूँ। तो जब आपका जन्म ऐसी जगह हुआ हो, आप ऐसी जगह घूमे हो, आप अपने पिताजी के साथ गिर जंगल के अंदर गए हो, और अगर आपने गिर जंगल देखा हो तो गिर जंगल में भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो ये ऐसी जगह जन्म हुआ, घूमे,
और बाद में उन्होंने अपना जो संशोधन किया वो तो गांव में गए, जंगल में गए और उनको कोई असुविधा नहीं हुई। आप समझिए कि उन्होंने अपना जो संशोधन कार्य किया वो असुविधाओं के बीच में ही किया और उन्होंने उत्तम साहित्य का निर्माण किया। यही तो मुख्य कारण है। आप दोनों को आश्चर्य जरूर होगा कि आज के दिन में भी गुजरात में कहीं पर भी बुक फेयर होता है तो सबसे ज़्यादा किताबें किसकी बिकती है? क्यों लोग मेघाणी जी की किताब को देख के प्रसन्न होकर खरीदते हैं? क्योंकि उनको उस तरह का साहित्य मिल रहा है जो पढ़ने के लिए लोगों को बार बार उत्सुकता होती हो। तो यही कारण होगा कि मेघाणी जी चूँकि कुदरत में बड़े हुए, पले बड़े हुए और उनका संस्कार का जो सिंचन है वो वहीं हुआ। तो ये कारण जरूर होगा कि वो अपने आप को वो पहाड़नु बालक, सन ऑफ माउंटेन बताते थे। और सर हम लोगों ने ઝવેરચંદ मेघाणी जी के उनके साहित्य प्रेम के बारे में बात की, उनके सौराष्ट्र के लोगों के बारे में उनका जो उनको प्रेम था उसके बारे में बात की, लेकिन हम ઝવેરચંદ मेघाणी जी के देश प्रेम की बात ना करें तो उसके बगैर हम जा नहीं सकते यहाँ से। तो मुझे जो बात अब जाननी है कि ઝવેરચંદ मेघाणी जी ने उनके समय में कैसे सामाजिक निस्बतों को प्रस्तुत किया था उनके खुद के साहित्य में, और कैसे देश के सभी युवाओं को उन्होंने एक अलग दिशा में उनको चिंतन किया था कि आप अभी इस दिशा में हमें एक देश की तरह से हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है किशन, क्योंकि साहित्य जो होता है ना वो समाज को रजू करता है। साहित्य, ऐसा बोला जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। हाँ, तो साहित्य में आपको ऐसी कृतियाँ न मिले कि जो समाज की बातें न करती हों। समाज मतलब लोग मतलब मानवीय संबंध की बातें नहीं होंगी। लोगों को जो संघर्ष झेलना पड़ता है, लोगों को जो सामाजिक समस्या है, अगर ये सब चीज़ों का निरूपण नहीं होगा साहित्य में तो लोगों को दिलचस्पी नहीं पड़ेगी। थोड़ा खोखला होगा साहित्य, थोड़ा खोखला होगा, बिल्कुल सही बात बताई, खोखलापन लगेगा आपको। तो मेघाणी जी ने साहित्य समाज को तो झेला है, लोगों को झेला है। कोई भी लेखक जो होता है ना उसको सबसे पहले जो होता है उसको अवलोकन करना पड़ता है, अपने आसपास जो माहौल है, परिवेश है, उसका अवलोकन करना पड़ता है। वो मेघाणी जी ने बखूबी किया है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि वो तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी जो साहित्यिक कृति खुद लिखी, जो जिसमें नवल कथा है। आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने बहुत सारी नवल कथा लिखी हैं। उन्होंने 100 के करीब शॉर्ट स्टोरी लिखी। उनकी एक नवल कथा है वेविशाल, जिसमें उन्होंने एक सामाजिक मुद्दा लिया है कि एक बहुत ही धनिक परिवार की लड़की, उसकी शादी जो होती है वो किसी गरीब परिवार में होती है और उसके संघर्ष की बात है वेविशाल, जिसके ऊपर से फिल्म भी बनी थी। तो ऐसी बातें उन्होंने अपनी नवल कथा वार्ता में ली है। उन्होंने एक काव्य संग्रह युग वंदना लिखा। तो युग वंदना जो ग्रंथ है उसमें शायद 4 या 5 खंड है, जो पढ़ के गांधी जी ने उनको राष्ट्रीय शायर का बिरुद दिया था। तो उसमें उन्होंने जो कविताएं बताई है या लिखी है अपनी खुद की, उसमें कई कविता जो है वो गांव प्रदेश के लोगों की है। कई कविताएं ऐसी हैं जो बाउल संस्कृति जो पश्चिम बंगाल का है उससे प्रभावित होकर लिखी है। उन्होंने कई कविता ऐसी लिखी है कि जो आज़ादी का, आपको तो मालूम है गांधी जी ने जब आज़ादी के लिए जो आंदोलन किया, उसमें आपको मालूम होगा कि कई युवान उनको संघर्ष झेलते उनका अवसान भी हो गया था। हाँ। तो कई परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने अपने परिवार में से ऐसे अपने व्यक्तियों को उन्होंने खोया है देश के लिए। तो कोइनो लाडकवायो मतलब किसी के कुटुंब का बहुत ही चहीता लड़का या लड़की, जो भी आपको बोलना है। तो ये सब उन्होंने अपने कलम के स्वरूप में, जैसे बोलते हैं ना कि कैमरा से आप चित्र को लेते हैं, तो लेखक आप हो तो आप आँख से समाज को देखते हो, बट कलम की मदद से आपने जो चित्र को देखा है अपनी सृजनात्मक शक्ति से
उसको आप कागज़ पे उतारते हो। तो मेघानी जी ने बहुत खूब काम किया है और अभी वक्त नहीं है इनकी कितनी कृतियों या अलग अलग कृतियों के बारे में बात करने का, बट उन्होंने बहुत सारा, मैंने पहले भी बताया कि 25 साल की अपनी जो साहित्यिक उनकी जो एक जो उनका यात्रा रही, साहित्यिक यात्रा रही 25 साल की, इसमें उन्होंने 100 के करीब किताबें लिखी। उसमें काफ़ी किताबें लोक संस्कृति या लोक साहित्य की है और इसमें काफ़ी किताबें जो है साहित्य की है और इसमें मेजॉरिटी उनकी जो कृतियां हैं उसमें आपको कोई ना कोई सामाजिक प्रश्न के आधारित सामाजिक निस्बत जिसमें हम बोलते हैं उन्होंने उनको रजू किया है। इसलिए आप एक समझिए किशन और तनिष्का की जो कृति 50-60 साल पहले लिखी गई वो कृति आज क्यों लोग पढ़ेंगे? अगर उसमें सोशल रेलेवेंस नहीं दिखेगा तो कोई वो कृति पढ़ना नहीं चाहेगा। तो आज भी मेघानी जी जीवंत है अपने साहित्य के कारण, क्योंकि उन्होंने मानवीय संघर्ष, मानवीय संवेदना को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी साहित्यिक कृति में लिया है। सर, गुजराती में ऐसी कहावत है ना कि परिश्रम वगर पारसमणि नहीं, तो उनके परिश्रम की पारसमणि हम अभी देख सकते हैं कि अभी भी लोग उनके साहित्य को पढ़ते हैं और ना सम्मान देते हैं। जरूर, सही बात है आपकी तनिष्का। और मुझे उनके अवलोकन पे, जैसा आपने कहा कि वो समाज का अवलोकन करते थे, आप इसमें एक बहुत ही आप कैसे जान सकते हैं कि उनका साहित्य अमर है। तो उन्होंने जो अवलोकन उस समय में समाज में किया था वो आज भी रेलेवेंट है, हमारे समाज में आज भी है। जरूर। और ये कुछ कभी ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने कभी कोई चीज़ को देख लिया, कभी कोई चीज़ को उन्होंने अर्पण कर दी, कैसे ऐसे लिख लिया कभी, तो वो अमल हो जाती है, वो बरसों तक लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बरसों तक वो भावना वो जागरूक हो सकती है सबके माइंड में। सही बात है किशन। उनके लेखन में एक जैसे जीवन है, मतलब जिसे पढ़ के हमें अच्छा लगता है कि हम उसे इतनी सदियों बाद भी पढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताऊंगा तनिष्का कि आजकल मोटिवेशनल साहित्य खूब चलता है, लोग खूब मोटिवेशनल साहित्य पढ़ते हैं। हाँ। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मोटिवेशनल साहित्य पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की जो सृजनात्मक कृतियां हैं इसमें पात्र और परिवेश का इतना अद्भुत निरूपण है कि ऐसे पात्र और परिवेश लग के आप में संघर्ष करने की बहुत बड़ी भावना जागृत होती है। तो ऐसे साहित्य को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। सही बात। और ये तो झवेरचंद मेघानी जी तो ज़्यादा मोटिवेशनल है, क्योंकि आप ये फिक्शन नहीं है, ये कोई ऐसा पात्र नहीं है कि जिस किसी लेखक ने बनाया है, ये खुद एक पात्र थे, ये खुद एक ऐसे कैरेक्टर आप कह सकते हैं, ये खुद एक ऐसे इंसान थे, इनके खुद ऐसे विचार थे कि जो अमर रह सकते हैं हम लोगों के बीच में। और हम सब अगर मैं सच कहूँ तो हम सब काफ़ी लकी है कि वो साहित्य में गए, उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनके जो विचार है आज हम कागज़ पे पढ़ सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है। और आप दोनों तो युवा हो और काफ़ी युवा विद्यार्थी हमारे पास कैंपस पे है। मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आपको कोई भी चीज़ देख के कुछ लगे बताने का, तो आप उसके ऊपर लिखिए, ब्लॉग लिखिए, पोस्ट लिखिए, कविता लिखिए, निबंध लिखिए, वार्ता लिखिए, नवल कथा लिखिए, नाटक लिखिए, बट लिखिए, क्योंकि जो आप लिखोगे वो कोई शायद बाद में पढ़ेगा। और ये लेखक, कोई भी लेखक है यही कर सकता है। लेखक क्या कर सकता है? अपने आसपास जो समाज है उसको देखता है और उसको अपनी सृजनात्मक कृतियों से समाज के सामने रजू करता है। तो ये अच्छी बात है, हमें लिखना चाहिए। जननी ना हैया पोढणता पीधो कसुम्बीनो रंग, हो राज पीधो कसुम्बीनो रंग। गांधी जी ने मेघानी जी को राष्ट्रीय शायर की बिरुद से नवाजा था, फिर भी उनको कारावास में क्यों जाना पड़ा? नहीं, अच्छा सवाल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने पहले भी बताया कि मेघानी जी अपने युवा काल से काफ़ी प्रभावित हो गए थे गांधी विचार से। और गांधी जी ने तो आंदोलन किया था ब्रिटिशर के खिलाफ और देश छोड़ो का आंदोलन भी हुआ था। तो मेघानी जी एक साहित्यकार लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी कृतियाँ
लिखी, कविताएं लिखी, उन्होंने अपनी जो भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, अपनी कॉलम चलाई, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर में काम करते थे। मेघाणी जी ने अपनी कारकिर्दी का शुरुआत जो गुजरात में आके किया वो पत्रकारित्व, लेखन और पत्रकारित्व उसके ऊपर किया था। अब ये क्या हुआ कि आपको मालूम है कि जब आंदोलन चलता है तो लोग जुलूस निकालते हैं, राइट। लोग जो शासन है, शासन के पास शक्ति बहुत होती है, उनके पास बल होता है, तो बल के सामने आप कैसे लड़ सकते हो। तो जो भी लोग आपके आंदोलन में जुड़ रहे हैं उनको आपको प्रेरित करना है, उनकी भावनाओं को जगाना है। तो ये कैसे किया जाएगा, जब आप जुलूस में जा रहे हो तो आप कोई गीत गाओगे तो आप में वो एक शक्ति आ जाएगी कि सामने कोई भी कितना बलवान क्यों ना हो, हम उनसे लड़ लेंगे। सब एकजुट हो सकते हैं, सब एकजुट हो है। सकते हैं, बहुत बढ़िया, सब एकजुट हो सकते हैं। तो मेघाणी जी ने ऐसी कृतियाँ लिखी जो गा गा के उस समय में 1928-30 वो जो समय था, आपको याद होगा कि 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। हाँ। और आप याद करिए, अहमदाबाद के गांधी आश्रम से वो दांडी तक उन्होंने कूच यात्रा करी, सविनय कानून भंग, ऐसी बहुत सारी जिसको बोले ना आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। तो लोग अगर आ रहे हैं आंदोलन में तो उनके अंदर भावना प्रकट करने के लिए जो गाने लिखने चाहिए, जो गीत लिखने चाहिए, वो मेघाणी जी ने लिखे थे। तो हुआ ये कि मेघाणी जी के गीतों के कारण धौलेरा, धंधुका वो जो विस्तार है उसमें काफ़ी युवान प्रभावित हो गए थे और वो जुलूस निकालते थे। तो अंग्रेज़ों को ये भी लगा कि ये जो लोग हैं शासन करने वाले हम हैं, ब्रिटिशर है, और ये तो हमारे गुलाम है, ये हमारे खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। तो उन्होंने मेघाणी जी के खिलाफ एक मुकदमा चलाया कि आप जो है वो लोगों को क्या बोले एक्साइट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट पीपल अगेंस्ट अस। वो मुकदमा उन्होंने चलाया। जो मुकदमा चला धंधुका में, एक डाक बंगला है धंधुका रेलवे फाटक के पास में, वहाँ कोर्ट लगाई गई और एक दिन का वहाँ हियरिंग हुआ। और आपको दोनों को आश्चर्य होगा कि वो जब अपना केस लड़ रहे थे, डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, उन्होंने अपनी एक रचना सुनाई और गाई उन्होंने, क्योंकि अच्छे गायक भी थे मेघाणी जी। तो उन्होंने जब ये रचना गाई तो आपको आश्चर्य लगता है कि जज भी रो पड़े थे वो गीत सुन के। बट फिर भी उनको सज़ा तो मिली, 2 साल वो जेल में भी गए। बट जेल में गए तो उन्होंने कोई अपनी जो साधना थी वो बंद नहीं करी। उनका काम था लिखना, लेखक बन के उन्होंने लिखना चालू रखा। फिर एक चीज़ जो शायद आप लोगों को मालूम है कि गांधी जी को गोलमेजी परिषद, जिसको राउंड टेबल एक डिस्कशन हुआ था, राउंड टेबल टॉक हुई थी, चर्चिल ने बुलाया था। मेघाणी जी को मालूम था कि गांधी जी का वहाँ अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने रचना ही ऐसी करी थी और गांधी जी का अपमान हुआ था। तो मेघाणी जी ने एक कविता लिखी कि झेरनो कटोरो, मतलब झेर का जो बाउल है वो आपको पी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपका अपमान होने वाला है। बट चूंकि देश लड़ रहा है स्वराज के लिए, तो ये जो आपको जहर पीना पड़ेगा वो बापू आप पी लीजिए। तो ये बहुत अद्भुत कविता है जो मेघाणी जी ने लिखी थी। गांधी जी गए वहाँ पर और जो इतिहास है वो तो सबको मालूम है। तो युग वंदना करके एक जो इनकी कृति है वो हम लोगों को बार बार उस पर नज़र लगानी चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। उसमें से बहुत सारी कृतियाँ हमें मिलेगी जो उस वक्त का जो माहौल था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। बट एक चीज़ पे मुझे बहुत दुख होता है कि इतने बड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, न लेखक, खाली लेखक नहीं थे, काफ़ी उनमें प्रतिभाएं थी, 1947 में उनका देहांत हो गया। खाली 51 वर्ष की उम्र में मेघाणी जी ने जो सर्जन किया है, मैं नहीं मानता हूँ कि गुजराती साहित्य तो अलग बात है, बट कोई भी साहित्य में कोई भी लेखक ने इतनी छोटे समय काल में इतना विपुल सर्जन, और जिसको काफ़ी लोक सराहना मिली, उनको लोगों की भी सराहना मिली, उनको विवेचकों की भी सराहना मिली। तो दोनों ओर से उनको सराहना मिली। ऐसे प्रतिभा संपन्न
झवेरचंद मेघाणी जी को याद करते मैं अपने आप को मैं मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वक्त पे झवेरचंद मेघाणी जैसे व्यक्ति को याद करने का मुझे मौका मिला और ऐसे वक्त पे मैं उनको वंदन करके उनको नमस्कार करता हूँ।